हम अपना नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट, इसके पीवाईक्यू, जो जामिया मिलिया इस्लामिया एमबीए और केट में अंदर जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू आए हुए हैं, वो हम कवर करेंगे। और इसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक टू एडवांस, हम इसे आज पूरा कंप्लीट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर इसके फॉर्मूले, फिर इसके हम इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके ऊपर जितने भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो सारे कवर करेंगे। सही है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है, तो हमारी डेफिनेशन है सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज एक्सेप्ट द फर्स्ट इज ओपन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द फिक्स्ड नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर का, जैसे पहला नंबर हमने अगर कुछ लिख लिया है, जैसे सपोज करें हमने 2 लिख लिया है, अब आगे को किसी भी जो अगली टर्म में, मतलब कि इज ओपन बाय फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब कि इसका अब अगर हम मल्टीप्लाई करते रहे 2 से इसकी 4 से, फिर इस नंबर की किससे, प्रीवियस नंबर से, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, ये क्या आएगा हमारा 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर हम 2 से कर दें, ये क्या आएगा 16, फिर इस वाले इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, क्या आएगा 32। सो मतलब कि जीपी क्या होता है हमारा, किसी भी, अब देखो इसकी डेफिनेशन आपको अब ये समझने के बाद आप डेफिनेशन पढ़िए। आप इसकी डेफिनेशन है a sequence in which each term is obtained by multiplying the previous term। previous term मतलब जो previous term है, जैसे अब हमने क्या करा है, जैसे 4 की मल्टीप्लाई, 4 को देख लीजिए, 4 को previous term में 8 की previous term 4 है, इसे किससे, एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते रहे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इसकी इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई करी, 2 से, फिर इस वाले इसके लिए दूसरा नंबर पाने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करी, इसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करी, इसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करी, तो ये एक हमारा जीपी हो गई। अब अगर हम यहाँ पर हमने 2 से करी, यहाँ पर हम अब जैसे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, जैसे यहाँ पर हमारे 4 से मल्टीप्लाई कर दें अब इनकी सबकी, कितने से, 4 से, कितना आएगा यहाँ पे, 2 की 4 से करेंगे 8 की 4 से करेंगे 32। सही है, अब 32 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जो 22, और ये आएगा हमारा ये, सही है 128। सही है, मतलब कि ये क्या होगा हमारा, ये जितनी भी फिक्स्ड नंबर से हम प्रीवियस नंबर से फिर दोबारा नंबर से मल्टीप्लाई करते रहे, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक जीपी बनती है। सही है, उसे हम जीपी कहते हैं। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू और इससे एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, अब हम ये भी सारे एग्जांपल ही हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक 2 6 18 52। सही है, ये हमारा एक एग्जांपल है। अब इसमें ये हमें सबको पता है ये जीपी है या नहीं है। इसके जीपी निकालने का क्या वो होता है, जैसे कि जीपी का कैसे पता चलेगा हमें, देखो यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई किससे हुई है, 3 से हुई है, यहाँ पर भी 3 से हुई है, यहाँ पर भी 3 से हुई है, ये तो यहाँ पर तो हमें पता चल रही है, क्योंकि बिल्कुल छोटे से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो हमने पता निकाल लिया। लेकिन एग्जाम में कैसे पता निकालेंगे कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करी है। अब ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर इसे 3 से हुई है, यहाँ पर 3 से हुई है, या जैसे हमारे पिछले वाले में केस में 2 से हुई थी या 4 से हुई थी, तो ये हम नंबर कैसे निकालेंगे, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कहते हैं हम, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को इसका हम क्या लिखते हैं, हम इसे कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे, अब हम देखिए, आप अब कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे हम, जैसे कि अब यहां से, जैसे मैं ये कौन सा टर्म होगी मेरी, ये तो आपको सबको पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये कौन सी फोर्थ टर्म है। सही है, अब यहां पर आप चेक करिए, जैसे ये सेकंड टर्म में से मैं अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर डिवाइड कर दूं, जैसे सेकंड टर्म में से कौन सी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दूं, जैसे कि 6 में से 2 को डिवाइड कर दूं, तो कितना आएगा मेरा, 3 आएगा। अब ये यहाँ पर, या मैं 3 को सेकंड, मतलब 3 टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दूं, सही है, या जैसे T3 को T2 से कर दूं तो भी मेरा आ जाएगा, या T4 को मैं T3 से कर दूं। सही है, जैसे कि अब मैं T3 को करूंगा 18/6, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि एक जो प्रीवियस, मतलब एक हमारे T2/T1, या हमारा T3/T2, या T4/T3, मतलब कोई सा भी हो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो आपस में, और उनसे जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसका नीचे दोनों का, जैसे जो हमारी T2/T1 या T3/T2, वहां पर एपी में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे जीपी में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सही है, एपी में क्या कर रहे थे हम, एपी में कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे हम, मतलब सॉरी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे T2 - T1 करते थे, इसमें हम T2
T2 अपॉन क्या करते हैं हम, T2 अपॉन T1 कर देते हैं। सही है, ये हमारा ऐसा कॉमन रेशियो होता है। अब कॉमन रेशियो ये आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू कौन सी कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म होती है हमारी शुरुआत वाली। T1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। T1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। जैसे कि अब हमारी T1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को डोनेट कहाँ से करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म को डोनेट हम ए से करते हैं इस केस में भी। सही है, अब ये तो हो गया हमारे कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म निकालने का पता चल गया हमें। अब इसकी जैसे हमारी वहां पे nth टर्म निकालते थे हम, या हमारी जनरल फॉर्म होती थी एपी में, इसकी भी एक अपनी जनरल फॉर्म होती है। इसकी जनरल फॉर्म कैसे होती है, देखिए ये तो हो गई हमारी कौन सी, फर्स्ट टर्म। सही है, अब जो अगली वाली होगी इसमें हमने जैसे इसे हम कॉमन रेशियो को से डोनेट करते हैं, वहां पे हम कॉमन डिफरेंस को से डोनेट करते हैं डी से। अब कॉमन रेशियो को हम 8 से डोनेट करते हैं, कहाँ से, 8 से। सही है, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी ए। सही है, अब सेकंड टर्म के लिए हम सेकंड टर्म में हमने क्या करा है, देखो सेकंड टर्म में हमें फर्स्ट टर्म की कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई करी है। कॉमन रेशियो क्या है हमारा, 3 है। जैसे कि यहाँ पर आया था हमारा कॉमन रेशियो 3 आया था, तो हमने क्या करा है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई करी है, मतलब कि 2 into 3 करा है ना, मतलब 2 into 3। तो हम इसे जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए आर लिख देंगे। सही है, अब इस वाली केस में हमने एक यहाँ पे फिर दोबारा एक आर की और मल्टीप्लाई करी है, एक आर की, क्योंकि इस वाले केस से अब इसकी मल्टीप्लाई फिर हमने आर से करी है। जैसे आप ये सपोज करिए यहाँ पे ये हमने ये 3 था, ये 3 था, ये भी 3 था, हमने लिख रखा था। अब इसे 3 को हम इस 3 को आर लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये आर निकल का है, 3r है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे इसे आर लिख देता है, आर है हमारा, क्या है, 3r है। तो अब जनरल फॉर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट टर्म ए होती। सेकंड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी, आर की करी, किससे, ए से। तो हमने क्या करा, ए आर हो गई हमारी। अब थर्ड टर्म में जैसे तो सेकंड टर्म हो गई हमारी, अब थर्ड टर्म के लिए हमने क्या करा, फिर दोबारा आर से मल्टीप्लाई करी है। तो हमारी जब आर जैसे ए आर की मल्टीप्लाई आर से करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब यहाँ इस वाले केस में फिर मैंने दोबारा आर से मल्टीप्लाई करी है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा। फिर अगले वाले केस में ए आर की पावर 4 हो जाएगा। मींस इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म या इसकी जो वैल्यू लिखने के लिए जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला होता है वो इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं हम सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं हम थर्ड टर्म, इसे कहते हैं हम फोर्थ टर्म, इसे कहते हैं हम फिफ्थ टर्म। सही है, ये तो मेरी हमारी टर्म्स हम डायरेक्ट निकालने का वो कर लिया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। इसका जो फॉर्मूला है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट है कि ये बना कैसे, ये फॉर्मूला बने कैसे हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूले के तौर पे कह देते हैं। जैसे nth टर्म निकालनी हो हमें, nth टर्म ये तो हमारी जनरल हो गई, हमें पता था ये। अब nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है, टी एन इक्वल टू ए आर एन की पावर n माइनस 1। सही है, अब मुझे कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी टर्म निकलवा लो आप मुझसे इससे। सही है, मैं जैसे उस वाले केस में हम एपी में निकालते थे, अब ये अगर हमें पास गिवन होगा, जैसे हमें अगर फोर्थ, यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा जैसे ये मैं यहाँ पर सारा वो करता हूँ इसे। अब इसमें यहाँ पर एक ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि ये एक हमें सीरीज दी है और फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सही है, सही है, इस सीरीज की फिफ्थ टर्म निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए मुझे, फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा मेरा, T5 होगा। सही है, T5 के लिए मेरे क्या रखेंगे, ए आर की पावर क्या होगी, n क्या है हमारा, 5 माइनस 1। सही है, 5 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ए आर की पावर 4। सही है, अब ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 2 और आर क्या है हमारा 3 की पावर 4। सही है, अब जो हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 इंटू 81 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 162। सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी, जैसे यहाँ पर हमारी कितनी टर्म निकली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो इससे जो अगली हमारी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म जो होगी 162 होगी। अब हमें अगर ये तो हमें फिफ्थ टर्म हो गई, अब हम सिक्स्थ टर्म भी निकालने, हमें एट्थ टर्म भी निकालनी हो, तो भी हमें क्या करना होगा, बस ए और आर पता होना चाहिए, या कौन सी टर्म निकालनी है हमें। सही है, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गई इसकी। ये हमारा ये हमारा कैसे बनते हैं फॉर्मूला वो बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर हमारी जनरल फॉर्म कैसे बनती है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये हो गया इसका हमारा। सो हमारा क्वेश्चन है, इफ द
थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 16। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, T3 को, T3 क्या है हमारा 16 है, एंड द सिक्स्थ टर्म इज, सिक्स्थ टर्म कितनी है हमारी, सिक्स्थ टर्म क्या है हमारी 128। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, हमें निकालना क्या है, हमें a निकालना है और r निकालना है। सो हमें थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है। अब हमें a और r की फॉर्म में लिखेंगे इसे थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था a r स्क्वायर, मतलब कि a की पावर n-1 होता है। जैसे कि a, अगर ये हमारी निकालेंगे भी, आप इधर को जैसे रखेंगे T3 इक्वल टू a r, क्या है हमारा a r, इसका फॉर्मूला n-1। अब यहाँ पर हम T3 रखेंगे, T3 a r n-1 ये आ जाएगा हमारा। अब n-1 क्या होगा, a r स्क्वायर होगा, सही है। T3 क्या होगा हमारा a r स्क्वायर, यहाँ पर हमने डायरेक्ट a r स्क्वायर कितना हमारा 16। अब मैं यहाँ पर रख दूं a r की पावर 5 इक्वल टू कितना है हमारा 128, सही है। ये हो गया हमारा, ये दोनों केस हो गए। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 को जो है डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, सही है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, a की पावर 5 अपॉन a r की पावर 2 इक्वल टू क्या है 128 अपॉन 16, सही है, सही है। अब इसे हम यहाँ से देखो, इसे काटेंगे, a को a से काट देंगे, यहाँ पे ये r की स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का हो जाता, तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, जैसे कि ये r यहाँ से जाके यहाँ पर माइनस में हो जाएगा ये, तो अब यहाँ पर इसे काटेंगे, हम यहाँ पर इसे काटेंगे, 16 8 जा कितना होता है 128। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा r क्यूब इक्वल टू 8, सही है, r क्यूब इक्वल टू 8। अब r क्यूब इक्वल टू 8, तो r क्यूब क्या होता है हमारा, आर के, इसमें हम जैसे आर क्यूब 2 इक्वल टू 8 क्या होगा हमारा 2 इंटू 2, तो आर क्या होगा हमारा, आर क्या निकला हमारा 2 निकला, सही है। ये क्या, ये का है कि 8 का की पावर है हमारी, आर जो है ये 3 की पावर है, सही है। ये जो है हमारा 8 जो है 2 की पावर 3 होता। अब तो आर क्या हुआ हमारा 2, सही है। r क्या हो गया हमारा 2 हो गया, r इक्वल टू 2। सो अब हम इक्वेशन, अब इसे इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में डाल देंगे, हम a निकाल देंगे। सो इक्वेशन में कौन सी में डालते हैं, हम पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे, इसमें हम पुट इन इक्वेशन 1 में, सो तो हमारा क्या आएगा, r की वैल्यू डालेंगे हम 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या है 16 है। अब a और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इक्वल टू 16। अब इसे 4 को 16 से काटेंगे क्या आएगा 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4, सही है। यही अगर आपको एग्जाम में इतने सिंपल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ गई हमारी और r की वैल्यू 2 आ गई, सही है। ये एक हमारा, ये आपको इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस टॉपिक के। तो बताओ ये इजी नहीं है क्वेश्चन, यही इजी है, इसमें यही टफ है, सही है। तो अब हम और क्वेश्चन करेंगे आपको, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये जीपी। अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी इज 8 टाइम द फोर्थ टर्म, मींस इसे हम कैसे लिखेंगे, ये क्या क्वेश्चन है जीपी का। जीपी में जो सेवेंथ टर्म है, मतलब T7 जो है इक्वल है किसके, 8th टाइम ऑफ फोर्थ जीपी, 8th टाइम ऑफ फोर्थ टर्म क्या है हमारी T4, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें निकालनी क्या है, a निकालना है हमें, और क्या व्हेन इट्स द फिफ्थ टर्म, तो हमारी T5 हमें गिवन है, फिफ्थ टर्म क्या गिवन है हमें 48 इक्वल टू, तो अब हम यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे। जैसे अब हम T7 को हम जेनेटिक उसमें जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हम AR की फॉर्म में, सिक्स टर्म को हम, मतलब सेवन टर्म को AR की पावर 6 इक्वल टू 8 इंटू AR की पावर 3, सही है। A से A कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब r क्यूब, अब ये r क्यूब जो है, r क्यूब यहाँ नीचे आ जाएगा, तो r की पावर 6 अपॉन r क्यूब इक्वल टू 8, सही है। अब ये r क्यूब से हम जब r को काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा 3, जैसे r 6 की -3
इक्वल टू 8। अब ये r की पावर 3 इक्वल टू 8, तो r कितना आ जाएगा हमारा, r कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 की पावर 3 है या r की पावर 3, तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा। सही है। अब हम T4, अब हम यहाँ पे रखेंगे अपना वाला क्वेश्चन, अपने वाले उसमें देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a r की पावर 4 इक्वल टू 48 गिवन है हमें। सो हमें r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू क्या है हमारी, r की वैल्यू क्या है 2 की पावर 4 इक्वल टू 48, तो r की पावर 4 कितनी होती, इंटू r की पावर 4 कितनी होती, तो कितनी होती है हमारी 16 इंटू 48 इक्वल टू, सो अब हमारे क्या होगा, 16 को 48 से काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 16 3 जा 48, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3 इसका आंसर हो गया। सही है। ये हमारे ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, हमने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको एग्जाम में जो है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी। मैं आपको अभी पहले ये बता देता हूं, जब हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे जीपी में, तो हम कैसे इसे सपोज क्या करते हैं, हम क्या क्या वैल्यू लें। जैसे कि अगर हम सपोज करें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हमें, 3 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म देंगे किसी भी जीपी की, इन जीपी में, तो अब हम क्या वो करेंगे, इसमें हम सपोज करेंगे, जैसे आप लिख भी सकते हैं इसे, तो हम ए की पावर इसे हम क्या क्या लेंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। इसे हम जब अगर इसमें हमसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू पता चल जाती है हमें इसमें। सही है। तो हम सपोज क्या 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 वैल्यू लिखते हैं हम, जब हमें 3 टर्म पूछी हो, 3 यहाँ पे एक अपने नोट्स में लिख लेना, जब हमसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूछी जाए इन जीपी में, तो हम क्या क्या लिखते हैं, हमने ए आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर। सही है। और जब 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूछी जाए, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूछी जाए इन जीपी में, वो हमें सपोज करनी हो, क्या हमें सपोज करनी हो कि क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हमें जैसे इसमें हमें पता नहीं है, एबीसी रही है, क्या है हमें ये नहीं पता, तो हमें सपोज करनी है इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू हम ए अपॉन आर, ए और ए आर। और जब हमें 5 वैल्यू दी जाए, तो 5 वैल्यू में क्या लिखेंगे हम, 5 वैल्यू में ए आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। सही है। ये हम कौन सी, ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म। हम सब 5 टर्म ही पूछी जाती है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन जीपी में हमारी ये बनती है ए अपॉन आर, ए और ए आर, और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन जीपी में ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर, ए। और ये जब इसका आप क्वेश्चन करेंगे, आप ये वैल्यू रख के क्वेश्चन करेंगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप रख के वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले रखते थे ए आर स्क्वायर, लेकिन इसमें दिक्कत ही आती है, इसमें जब हमारी जो ना कोई सी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती, एक वैल्यू नहीं निकलती, हमें 2 वेरिएबल मिलते हैं हमें। जब हम ये वैल्यू रख लेते हैं तो हमारा एक ना एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा और एक वैल्यू बच जाती है। ये तो हो गई हमारी जीपी में। मैंने आपको ये एपी में भी नहीं बताया था कि एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे लिखते हैं। इन 3, ये मैं एपी में बता रहा हूं आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी। एपी में क्या लिखते हैं हम, एपी में ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सही है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म। और जो 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में क्या लिखते हैं हम, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में क्या लिखते हैं हम, जैसे कि ये मैं आप ये लिख लेना, देख लेना आप खुद, ये कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी में। तो हम क्या लिखते हैं, हम ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस, और क्या लिखते हैं हम, ए प्लस 2d। तो हमारी फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई, फिफ्थ टर्म ये हो गई। ये हमारी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में या तो 3 टर्म आती है, फिफ्थ टर्म आती है। ये आपको ये वैल्यू रखना और आंसर आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। आप ये अपने एक नोट्स में लिख लेना, ये चारों वैल्यू क्या क्या सपोज करते हैं हम। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है,
देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस क्या है हमारा, इफ देखो यहाँ पर इफ ए बी सी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म में मतलब हाँ, और ये जो हमने थ्री ये लिए ये भी याद रखना कि बिल्कुल एक के बाद एक ही आने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव का, मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए। टर्म ऑफ एन एपी ऑफ ए जीपी, सही है, जीपी में तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जिसका सम क्या है एक तो हम ए को वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है हमारा 21 है, सही है। और दूसरी क्या दे रखा हमें ए इंटू सी इक्वल टू 36 है, सही है। अब मैंने जैसा आपको सपोज करना बताया है हम वही सपोज करते हैं। एक ही जगह पर हम ए को ही सपोज कर ए अपॉन आर सपोज करते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी हमारी ए, और सी की वैल्यू क्या सपोज करते हैं हम, सी की वैल्यू ए आर, जैसा हम लिखते आ रहे थे वहां पर अपना वो लिखी थी हमने। फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। अब सही है, यहाँ पर हमारी तीन वैल्यू हमने सपोज कर ली है, ये हमने अब यहाँ पर हम इसे पुट कर देते हैं, ए अपॉन आर प्लस ए आर, सही है, इक्वल टू क्या है हमारा 21। अब यहां पर पुट कर लेते हैं हम, यहां पर क्या क्या वैल्यू हमें ए की वैल्यू क्या लिखी है हमने ए अपॉन आर, और यहां पे सी की वैल्यू क्या रखी है हमने इनटू ए आर। देखो अब यहां से ये जो रखते हैं हम इसकी इससे हमें क्या फायदा मिलता, देखो ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, सही है। अगर मैं ए आर रखता तो ए आर के क्यूब दो वेरिएबल हो जाते हैं। अब यहां से मेरा सिंगल वेरिएबल हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36, आर से आर कैंसिल हो गया ए स्क्वायर 36, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ए की वैल्यू 6 माइनस प्लस 6 आ गई, सही है। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6 आ गई। अब जब ए मुझसे पूछी क्या है, बी की वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू क्या होती है मेरी, बी की वैल्यू देखो वैसे जैसे इसमें यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6 आ गई, बस यही मेरा आंसर हो गया, सही है। मुझे इस वैल्यू को चेक भी नहीं करना था, इसमें चेक भी नहीं करना पड़ा कि इसमें क्या होगा। अगर मुझसे पूछते कॉमन रेशियो तो मैं, या मुझसे सी की वैल्यू पूछते तो निकालता मैं। अब मैं आपको आर की वैल्यू और पुट करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पर आर, अब मैं ए इसमें से कॉमन ले लूंगा, सब में से ए बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू क्या है हमारा 21, सही है। अब यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे, जैसे ये ए इधर पहुंच जाएगा, ए जो नीचे आ जाएगा ए की वैल्यू लिख लेता हूं मैं 6, सही है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब इसे मैं सपोज करूंगा ये हमारी देखो इसमें जो नहीं पूछा, यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में खाली बी की वैल्यू पूछी थी। सो बी की वैल्यू हमारी जैसे 6 आ गई, वरना मैं आपको अभी जैसा आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं होगा, वरना मैं आपको ये भी पूरा सोल्व करके बता देता, जैसे 21 अपॉन 6, तो ये जब आर स्क्वायर बन गया, यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम जो इस वाले क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे, यहीं पर रुकते हैं। इसमें अगर आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना तो ये भी आसानी से हो जाएगा। अभी आप जैसे इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, इसमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू, बी को मैंने क्या सपोज करा था ए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी 6 इसका आंसर हो गया, सही है। ये हमारी इन वैल्यू को सपोज करने का नतीजा है, वरना तो इस क्वेश्चन में काफी लंबे वैल्यू पूछते हैं, अगर हम ये सपोज ना करें तो आ जाते हैं आंसर, लेकिन उसके बाद जो ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, सही है। ये आपको ये हो गया। अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है हमारा। बहुत से टाइम पे जो हमें क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए यहाँ पर ए बी सी जो दे दिया हमें एपी में दे दिया, और एक्स वाई जेड हमें जीपी में दे दिया, और हमसे वैल्यू पूछी है इसकी एक्स की पावर क्या होती है बी माइनस सी इंटू बी वाई, सी की माइनस ए इंटू जेड ए माइनस बी। सो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इसमें या तो देखो अगर हमने वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को, इसको हम ए बी सी अगर इसी को वैसे ही फॉर्म में करें तो इसमें हमें बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्मूला बन जाता। तो इसमें हम इस वाली जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें हम सिंगल अपनी अप्रोच लगा लेते हैं। सिंगल अप्रोच कौन सी अपनी, जैसे कि एपी हमारा क्या क्या हो सकता, एपी हम सिंपल सा देखें, सो देखो 1 2 3 एक एपी है, सही है। कल हमने जब एपी पढ़ा था तो आपको मतलब कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि देखो जैसे इसका डिफरेंस भी 1 है, इसका डिफरेंस भी 1 है, तो एक हमारा एपी है, सही है, ये हमारा एपी है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म ए हमने इसे ले लिया, बी हमने ये ले लिया, और सी हमारा ये ले लिया, तो हमारी ये जो है ए बी सी की जगह पर हम 1 2 3 ले लिया हमने, सही है। और एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड की जगह पर हम जैसे एक्स वाई जेड की जगह पर ले, हम एक्स की जगह पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4,
सही है। ये हमने ये हमने क्या ले ली, जीपी ले ली, सही है। तो x क्या होगा हमारा 1, y क्या होगा हमारा 2 और z क्या होगा 4 होगा। अब ये हमने सपोज कर ली, ये क्योंकि इसमें कोई भी जीपी होगा, देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है इनकी कुछ भी वैल्यू हमें ये नहीं पता क्या वैल्यू है इनकी। सो हम सपोज कर लेते हैं इनकी वैल्यू 1 4 7 1 2 4 है और इसकी वैल्यू 1 2 3, ये भी एक एपी है और ये एक जीपी है, सही है। तो अब हम इसका इसमें है, क्योंकि जब इसमें डायरेक्टली अब ये वाली जो वैल्यू है हम वैल्यू इस वाली जो हमें जिसकी हमसे वैल्यू पूछी है उसमें रख लेते हैं। जैसे कि हमसे वैल्यू काय की पूछी है, x की पावर b माइनस सी इंटू वाई, वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड, जेड ए की पावर b, सही है। अब हम यहाँ पे देखो लिखते हैं, अब x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू मैंने क्या सपोज करी है, x की वैल्यू 1 करी है। अब ये अगर मैं यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में समझाया था, अगर वही वैल्यू अप्रोच यूज करके करता हूँ ए आर और ए आर स्क्वायर लगा के करता हूँ तो हो तो जाएगा सोल्व, लेकिन ये इतना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन कि आपको बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में टाइम की ही वैल्यू होती है। सो आपको जैसे ये एक जीपी ले लिया आपने, एक एपी ले लिया और आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको एग्जाम में आंसर मिल ही जाएगा, सही है। जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 ले ली, बी माइनस सी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। सो यहां पर क्या आएगा मेरा 2 माइनस 3, सही है। 2 माइनस 3 आएगा मेरा इक्वल टू, अब क्या आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या ली है मैंने 2 की पावर क्या है मेरी, 2 की पावर क्या है मेरी c माइनस है, c माइनस है, c में से a को माइनस करूंगा, c में से c क्या है मेरा 3 में से 1 माइनस करूंगा मैं, अब 1 माइनस कर दिया इनटू, अब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 4, अब 4 को अब a माइनस बी कर लूंगा मैं, a माइनस बी क्या है 1 माइनस 2, सही है। देखो मैंने सारी वैल्यू यही रखी है। अब इसका मैं आंसर सीधा सा वो इसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा यहाँ पर क्या आएगा मेरा, सॉरी ये 1 की पावर माइनस 1। सो 1 की तो कोई सी भी पावर हो, ये तो हमारी वही हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल होती है, सही है। अब ये 2 की पावर क्या बचेगी हमारी 3 माइनस 2 क्या बचेगा हमारा, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2, सही है, इनटू अब ये 4 इंटू 4 की पावर माइनस 1, सही है। यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, ये -1 को तो हम 1/1 लिख लें, सही है। अगर -1 को अगर हम किसी की भी वैल्यू को, जैसे हमारा माइनस ऊपर उसकी पावर अगर 1 हो तो हम क्या लिखते हैं 1/, मतलब उसे अपोन में ले आते हैं, उसे अपोन में लाएंगे भी तो भी 1 ही होगा। सो 1 की तो कुछ भी पावर हो हमारे क्या होती है 1 ही होता है, सही है। इनटू अब 2 की पावर क्या है हमारी 2 की पावर 2 क्या होती है 4 इनटू, अब ये 4 की पावर -1, 4 की पावर -1, जब इसकी पावर -1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, सही है। अब 1/4 में से 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, अब बचा क्या मेरा 1 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। ये इसका 1 इसका आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शंस में मैं इसका ऑप्शंस बता देता हूँ आपको, इसके ऑप्शंस में क्या गिवन था, इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन गिवन था -1, यहाँ पर 1 गिवन था, एक में 0 गिवन था और एक में शायद 2 एक में 4 गिवन था, सही है। ये इसके 4 ऑप्शन थे। अब इसका 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो गया 1 इसका आंसर हो गया, सही है। अगर यही वैल्यू अगर हम ये इसमें सारा करके आते तो भी कैंसिल आउट होती, सही है। इसमें से अगर हम ये वाली अप्रोच ले लें, डायरेक्ट अजम्पशन वाली अप्रोच ले लें कि हमने कि एक हमने एपी ले ली और एक हमने जीपी ले ली, यहां से इनकी वैल्यू पुट कर लिया और इसका आंसर लिया है। सो एक अप्रोच हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने की ये होती है, सही है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सही है। ये क्वेश्चन हमारा यही पे कम आउट। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द जीपी। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं, या वो मैं आपसे बताता हूं कि जैसे आप जीपी में देखेंगे आप, तो जीपी में सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है जीपी, कॉमन रेशियो के ऊपर, सही है। काय के ऊपर, कॉमन रेशियो के ऊपर। अब कॉमन रेशियो को क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन रेशियो या तो अगर हम जैसे सपोज करिए आप कॉमन रेशियो क्या होगा, एक हम r = 0 लेके देखें, r को हम 0 लेके देखें। अब 0 लेंगे, जैसे कि अब हमारी कोई सी भी सीरीज होगी, कोई सी भी सीरीज ले लें हम, जैसे हम लास्ट वाली ले रहे थे 2 ले लिया हमने फर्स्ट नंबर, अब इसके बाद 2 ले लिया हमने फर्स्ट नंबर, इसके बाद अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो मेरा आगे कुछ 0 आएगा, सही है। फिर किसी भी मतलब इसका स्क्वायर कर लूं, क्यूब कर लूं, हर वैल्यू आगे की क्या आएगी 0 0 0 0 0 आएगी। सो ये मेरा मतलब कि इससे पता चलता है कि r की वैल्यू जो है
आर जो है मेरा कॉमन रेशियो जो है 0 नहीं हो सकता, आर जो है मेरा 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको इसमें बता दिया, क्योंकि हर वैल्यू किसी भी वैल्यू की या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो हमारा आर जो है कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है आर होने की, इसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है कि आर या तो 1 से बड़ा होगा या आर एक जो होगा हमारा 1 से छोटा होगा। सही है, आर जो होगा या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, जैसे 2 3 4 कुछ भी हो, मतलब 2 3 4 5 4 5 मतलब कुछ भी हो, 110 या 110 कुछ भी हो, मतलब 1 से बड़ा होगा। और आर 1 से छोटा होगा, आर 1 से छोटा क्या हो सकता, 1/2 हो गया, 0 मतलब कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 हुआ, या निगेटिव में हुआ कोई सी भी वैल्यू निगेटिव में हो गई हमारी, जैसे -5 हो गई, -3 हो गई। ये क्या होगी हमारी, इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, इसके लिए मतलब क्या, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी दो ही बचती है आर होने की, 0 तो हो नहीं सकता, या तो हमारा 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। सही है, अब हमारा 1 क्यों नहीं हो सकता, इसमें 1 भी नहीं होने का, एक आर ना तो हमारा 0 हो सकता ना हमारा 1 हो सकता। अब जैसे 1 क्यों नहीं हो सकता, मैं 1 होने की ना होने की पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको। जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए आर जो हमारा 1 है, आर अगर 1 है तो अब आर की जैसे मैंने 2 लिया यहाँ पर, तो अगला मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा। सही है, तो ये भी मेरा 2 ही आएगी अगली वैल्यू भी। फिर आर की जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मल्टीप्लाई भी 2 ही आएगा। सो इसमें जो आएगी हर केस खाली सेम आएगा। सही है, आर की अगर आर की वैल्यू 1 हो ये तो हमारी हर वैल्यू सेम आएंगी। तो ये भी हमारा आर जो हमारा ना तो 0 हो सकता ना हमारा 1 हो सकता, तो फिर बचा क्या है, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। सो इसकी वैल्यू अब मैं आपको ये बताता, आर हमारा ना तो 0 होगा ना हमारा 1 होगा। ये इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, या आपको अब इसकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या तो ना आर हमारा 0 भी नहीं हो सकता ना हमारा 1 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारी nth टर्म निकालने के लिए इसी में जो है अब ये सम का निकालने के लिए 2 फॉर्मूले बना दिए गए हैं। 2 फॉर्मूले भी कुछ नहीं है, बस ये एक ही फॉर्मूला है, इसे ही निगेटिव वैल्यू ना है इसीलिए इसके 2 फॉर्मूले कर दिए हैं। 2 फॉर्मूले कौन से होंगे, जैसे एस एन निकालने के लिए ए आर, जब आर हमारा 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा में क्या आएगा, आर एन -1 अपॉन आर -1। सही है, ये कब होगा, जब हमारा r 1 से बड़ा होगा। अब जब r छोटा होगा 1 से, r जब छोटा होगा 1 से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एस एन इक्वल टू ए आर ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। सही है, इन दोनों केस में आर जो है इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 1 और 0 नहीं हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। सही है, देखिए ये केस इसमें कुछ आपको कुछ नहीं लगता, बस ये आप जब सीधा सीधा रखते रहेंगे ना वैल्यू तो भी आपकी खुद आ जाएंगी। ये इसीलिए रखते हैं हम, क्योंकि 1 से बड़ा, क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू मिल जाती है नीचे, इसीलिए निगेटिव वैल्यू ना मिले इसलिए हम जब आर की वैल्यू आर जो 1 से बड़ा रखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो है हम ये वाला केस लगाएंगे, या जब हमारा r जो 1 से छोटा होगा, मतलब कि क्या क्या हो सकता है, ये अभी आपको बताया था 1/2 हो, 1/3 हो, ये सब 1 से छोटे हैं। सही है, 1/5 हो, या हमारे -1 हो, -10 हो। सही है, ये क्या होंगे, हमारे सब 1 से छोटे होते हैं, तो इस वाले केस में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। और जब हमारा r जो हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इनमें से 1 से बड़ा हो, या 2 हो या 5 हो या 6 हो, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इसके ऊपर जैसे हमने अभी ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था, हमने जो एग्जांपल ले रखे थे, हम वही एग्जांपल लेकर आप वो करते हैं उसका, मैं वही आपको एग्जांपल से वही एग्जांपल कराता हूं आपको। जैसे हमने कौन सा ले रहे थे, 2 6 18 और 52 वो सॉरी 54। अब यहाँ पर हमसे यहाँ पर जैसे हम इसे अगर इन्हें ही सबको ऐड करें 4 टर्म को, तो क्या आएगा हमारा, हम ये फिर एग्जांपल में इसमें पुट करके देखेंगे। पहले हम इसे ऐसे ही अपना ऐड करके देखते हैं, ऐड करके क्या आएगा हमारा, जैसे कि 12 अरे 20 का 0 82 5 और 6 2 80। सही है, ये हमारा इन सारी वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 80 बनेगा। अब हम इसे फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ए क्या है हमारा, ए इस सीरीज में, ये वाली जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज में ए क्या है हमारा, A2 है, और आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T2 अपॉन T1, मतलब 6/2 का क्या आएगा हमारा 3, तो आर क्या है हमारा 3 है यहाँ पर। सही है, आर क्या है हमारा 3 है।
आर है अब हमारा 3। अब ये अब हम इसे अपने फॉर्मूले में, तो आर जब हमारा 1 से बड़ा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपना। सो हमारे कितनी टर्म है, जैसे हमने कितनी टर्म का निकाला, 4 टर्म का। 4 टर्म का हमारा 4th टर्म का हमने 4 टर्म का अगर हम वो निकाल रहे हो, ए की वैल्यू क्या है 2, सही है। और आर एन मतलब आर क्या है हमारा 3, आर क्या है 3, और एन क्या है हमारा, एन क्या है हमारा, कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं हम, 4 टर्म का। 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सही है। अब इसे ही हम सबको इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है 2 इंटू आर की पावर वो 3 की पावर 4 क्या होती है 81 में डायरेक्ट लिख लेता हूं 81 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 क्या होता 2 होता, सही है। अब इसे 2 से 2 काट देंगे हम, तो यहाँ पर 81 में से 1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारा 80 आएगा। सो ये आपको ये आपसे पता चलता है, या तो हम देखो इसमें ये तो हमें 4 टर्म थी, तो 4 टर्म में तो हमने लगा लिया। ऐसे जब हमारी एग्जाम में कहीं पर 15 टर्म आ गई या 16 टर्म आ गई, सम ऑफ द 15 टर्म निकालो या सम ऑफ द 80 टर्म निकालो, तो हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और ये अपनी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे हम कि आर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम आर को शुरू में लिख लेंगे, और आर 1 से छोटा है तो 1 को आर एन को हम बाद में लिख लेंगे। बस ये हमारा यहाँ पर हमारा सम ऑफ द सीरीज। अब इसका हम क्वेश्चन, ये हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो वो है क्या नाम है, बेसिक यही आता हमारी nth टर्म या सम ऑफ द टर्म। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आप उसी में कंफ्यूजन होती रहती। कॉन्सेप्ट बेसिक यही होता। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और लगेगा कि कितना आसान टॉपिक है ये। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस हमारे हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए जीपी इज, मतलब कि S5 जो है हमारा शुरुआत के 5 टर्म का सम कितना है 31, और एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब नेक्स्ट कौन सी 5 के बाद की, और 10। जैसे हम कौन सी अगर यहाँ पे सपोज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो शुरुआत की 5 टर्म का सम कितना है 31, और जो यहाँ से ये वाली टर्म है नेक्स्ट 5 टर्म, इसके नेक्स्ट 5 टर्म 6 7 8 9 10 वाली जो टर्म है, इनका सम कितना है 992, सही है। इसे हम यहाँ पर 6 to 10 का जो सम है वो कितना है 992, सही है। अब इस वाली टर्म को मैं लिखूंगा कैसे, सबसे इसमें बस भारी एक ये चीज है, इसे लिखेंगे कैसे, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। सो इससे देखिए, जैसे मैं अगर ये शुरुआत की पूरी टोटल 10 टर्म ले लेता हूँ, S10 ले लिया मैंने। अब अगर S10 में से मैं अगर ये S5 माइनस कर दूँ तो 6 7 8 9 10 बच जाएंगे, सही है। S10 में से मैं S5 माइनस कर दूंगा तो अब जो 10 वैल्यू बचेंगी वो कौन कौन सी होंगी, 6 7 8 9 10, इनका सम होगा सबका, सही है। अब इक्वल टू कितना है हमारा 992, सही है। अब मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ये मैं रफ कर देता हूं। अब इसका हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं। फॉर्मूले क्या क्या है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन की जगह पे मैं 5 लगा देता क्योंकि 5 टर्म का सम है, 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 31, सही है। अब इस वाले में हम इसके फॉर्मूले पुट करते हैं, आर की पावर 10 लिख देता हूं, 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ पर लिखते हैं हम आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 992, सही है। अब ये वाली हमने, ये हमारी इक्वेशन 1 बना दी हमने। अब यहाँ पर हम पुट कर, यहाँ पर लिखते हैं हम ए कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब ए दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या क्या बचेगा, इनका दोनों का एलसीएम, सही है। अंदर क्या क्या बचेगा, ए 10 की माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सही है। इन दोनों का एलसीएम लेकर हम ये अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे आर माइनस 1 अपॉन आर की पावर 10 माइनस 1, यहाँ ये वाला माइनस इसमें लगेगा, माइनस आर की पावर 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में ये वाला अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, माइनस बीच में है, सही है। ये अंदर जब हम खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सही है। अब ये बाहर हमारा ए चल लिया है, 1 से 1 कैंसिल। अब बचा गया हमारा ए आर की पावर 10 माइनस आर की पावर 5 अपॉन आर माइनस 1, सही है। इक्वल टू, ये इक्वल टू में 992 इक्वल टू 9
992, अब यहाँ पर भी इक्वल टू 992, सही है। अब इनमें से मैं AR5 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से दोनों में से R की पावर 5 कॉमन ले लिया, R की पावर 5 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बची, R की पावर 5 -1 अपॉन R - 1 इक्वल टू 992, यह हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इस वाली इक्वेशन में से एक वाली इक्वेशन को जो है डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन 1 में से, क्योंकि हमें वैल्यू क्या है की चाहिए, इसमें पूछा क्या है, देखिए फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में ए की वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और आर चाहिए, यही निकालना है हमें। हमने सारी वैल्यू ए आर के फॉर्म में लिख दी है सारी, अब हमें इन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इनकी क्या करना है, हमें ए और ए या ए निकालना है आर निकालना, जो भी निकल जाए। तो हम पहले अब यहाँ पर हम इसे देखो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हमारी ए की निकले आर की वैल्यू कोई वैल्यू निकल जाएंगी, सही है। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ए आर की पावर 5 -1 अपॉन R - 1 इक्वल टू 992 अपॉन ये क्या है हमारा ए और ब्रैकेट R की पावर 5 -1 अपॉन R - 1 इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर, जैसे इसके यहाँ पर क्या जाएगा 31, सही है। यहाँ पे 992 अपॉन 31। अब इन्हें हम क्या, देखो ए से ए कैंसिल करेंगे, हो जाएगा R की पावर 1 से वो R - 1 कैंसिल हो जाएगा। ये वाली पूरी वैल्यू सेम है ना, तो मैं इसको और इस पूरी वैल्यू खत्म कर दूंगा, तो ऊपर बचेगा क्या मेरा R की पावर 5, सही है। अब जब इसे 31 का ये जो है 992 आप डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 31 3 जा कितना होता है हमारा 93 मतलब 93, फिर बचा कितना हमारा 6, बचा कितना हमारा 6 और 31 2 जा 62, तो ये हमारा क्या आ गया 32, ये हो गया हमारा 32। R की पावर 5 इक्वल टू कितना है 32। अब ये R की पावर 5 जो है इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5। अब R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, सही है, क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो गई यहाँ पर, तो ये बचे क्या हमारे R की इक्वल टू 2। सो R की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब हमें जब R की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके अब किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम A की। अब हम कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं हम। तो मैं रफ कहाँ से करूँ, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, सही है, यहाँ पर हम रफ कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे ये जैसे इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू R की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, R वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, मतलब इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये क्या है, इक्वेशन क्या है हमारी A और R की वैल्यू क्या है 2 की पावर 5 लिख दूं मैं डायरेक्ट, 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1 इक्वल टू क्या है हमारा 31, सही है, ये 31 है। अब यहाँ से देखिए सारे निकल जाएंगी वैल्यू। अब ये क्या होगा हमारा A और ये 2 ये ऊपर क्या होगा 32, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 -1 कितना होगा 31 अपॉन ये 2 1 का 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा इक्वल टू 31 में से 31 कैंसिल। सो तो A की वैल्यू जो बनी है हमारी, A की वैल्यू क्या बनी है हमारी 1, सही है। A की वैल्यू क्या है हमारी, A की वैल्यू आई है हमारी 1, A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर। मींस ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन, केट का PYQ भी बिल्कुल यही फॉर्मेट में क्वेश्चन है, केट का बिल्कुल यही एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। और बस मैंने वैल्यू पुट करते रहे हैं, बताइए कुछ और तो नहीं करा, खाली वैल्यू पुट करता रहूंगा और आंसर आ गया हमारा ऐसे ही। इसमें अगर ये केट में बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें थोड़ी सी जैसे यहाँ पर वैल्यू थी उसमें वैल्यू चेंज है बस, सही है। तो अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 9, मतलब थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी क्या है हमारा 9 है, T3 क्या है हमारा 9 है, एंड द सिक्स्थ टर्म इज, मतलब T6 क्या है हमारा, T6 हमारा 2 4 3 है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट सिक्स्थ टर्म, मतलब कि शुरुआत की 6 टर्म का सम पूछा है हमसे, मतलब S6 पूछा है हमसे। S6 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मतलब सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जीपी का फॉर्मूला A R की पावर 10 R की पावर n -1 अपॉन R -1, सही है। और n कितनी टर्म में 6 टर्म में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सो R की पावर 6 -1 ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, हमें A और R चाहिए। अब A और R चाहिए हमें, और यहाँ पर हमें खाली क्या क्या क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमें खाली
टर्म दे रखी है, तो टर्म को हम ए और आर की फॉर्म में लिख लेंगे। ए और आर की फॉर्म में जनरल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ए आर 6 माइनस 1, सही है। 6 माइनस 1 मीन्स 5, ए आर 5 इक्वल टू क्या है हमारा 2 4 3 इक्वेशन 1। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ए आर ऐसी सिमिलर उसमें ए आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा हमारा 9। अब इसे इक्वेशन 2 के लेते हैं हम। सो हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर देंगे हम, सही है। तो क्या होगा हमारा ए आर की पावर 5 माइनस वो सॉरी डिवाइड अपॉन ए आर की पावर 2 इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू क्या है 2 4 3 अपॉन 9, सही है। ये हमारा अब ये आ गया। अब हम यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल कर देंगे। ये हम डिवाइड इसलिए कर देते हैं क्योंकि देखो हमारे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल कोई चीज निकलती नहीं, हमें एक वेरिएबल के लिए हम ए को एक कर दिया तो अब हमारा वेरिएबल क्या बचेगा, आर बचेगा। बस खाली एक वेरिएबल आ जाएगा हमारा, एक वेरिएबल। अब यहाँ पर ये कोई सी भी चीजें रेसिप्रोकल से ऊपर जाती है, जैसे रेसिप्रोकल से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 क्या बचेगा हमारा, आर की पावर 3 बचेगी, आर इक्वल टू, अब ये से 9 से काटे हैं तो ये हम 9 से काटते हैं, पहले हम 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 8 8 और 1, सही है। फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 27, सही है। तो आर की पावर आर की क्यूब इक्वल टू 27। अब 27 हो गया। अब 27 में क्या आएगा हमारा, तो हम 27 किसका क्यूब होता, 27 आप देखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता हमारा 27 होता, सही है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, सही है। अब आर की वैल्यू 3, अब हमें क्या चाहिए, आर अब मिल गया, हमें ए और चाहिए, सही है। तो ए हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, आर वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 2, आप पूरे लिख लेना है, सही है। तो ए आर की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये क्या होगा हमारा 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 9, 9a इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a की वैल्यू क्या है 1 है, सही है। तो हमारी r की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1। अब ये हम इसमें पुट कर लेंगे, हमसे S6 पूछा है। सो a की वैल्यू हम रखेंगे, अब a की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, r की वैल्यू आई है 3। सो r की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, r की पावर 3 की पावर कितनी है 6, 3 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सही है। अब 3 की पावर 6 मतलब क्या होगा 20, देखो 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 बार लिखना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सही है। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 3 क्या होता है हमारा 927। तो हमारा 2 ये क्या आएगा हमारा 3 की पावर 6 क्या होती है 2 7 2 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो हमारा ये क्या आएगा हमारा 7 7 2 8 अपॉन 2, सही है। 3 इसे अब हम इससे डिवाइड कर लेंगे, 3 6 और 4। सो हमारा S6 मतलब शुरुआत की इस जीपी की 6 टर्म का सम कितना है हमारा 364, ये हमारा सम है किसका, शुरुआत की 6 टर्म का। ये देखो आपने इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था, टर्म दी थी और हमसे सम पूछा था, सही है। ये इतने ही लेवल का आपका एग्जाम में जो आएगा यही टफ लेवल होगा एग्जाम में क्वेश्चंस का, ये पीवाईक्यू के ही फॉर्म में क्वेश्चंस है। ये आपको क्वेश्चंस आप जब केट के पीवाईक्यू करेंगे तो भी उसमें भी दिखाई देंगे, सही है। ये तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना इंफिनिटी वाला, सही है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट बचा है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म। इनफिनाइट टर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि इनफिनाइट टर्म में जैसे हमारी सीरीज है, अब हम सीरीज ले लेते हैं, जैसे कोई 32 ले लिया, इसमें जो रेंज जो होती है आर की, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक मैं आपको एक सिंपल सा वो बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा गलती होती है आर इनफिनाइट टर्म में जो आर की रेंज होती है, आर मतलब कहां से कहां तक आ सकता, आर जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब कि ना तो इसमें इनफिनाइट टर्म में जो होगा जैसे कि
एक वैल्यू है, एक वैल्यू में से फिर उसका कुछ होगा, उसमें से उसका कुछ छोटा होगा, मतलब कि इसमें जो निकलती है, जैसे मैं इनफिनाइट टर्म आपको लिख के भी दिखाता हूं कि वो खत्म ही नहीं होती। जैसे मैंने 62 जैसे 64 लिया, 64 इसमें r की वैल्यू क्या लिख ली मैंने, r की वैल्यू 1/2 ले ली, जैसे तो 1/2 यहाँ पे 62, यहाँ पर क्या आएगा फिर मेरा 32, 32 के बाद 16, 16 के बाद मेरा एक 16 के बाद मेरा 8, 8 के बाद मेरा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0.125 और इसके बाद मेरा 0.125, मतलब कि खत्म नहीं होती। अब मुझसे इस वाली टर्म का जो है मुझसे एपी इस वाली टर्म का सम पूछा जाता कि सम क्या होगा, सही है। ये कुछ यहाँ पे बिल्कुल जाके एंड में बिल्कुल कम होती रहती, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो सम बनेगा कि जैसे यहाँ पे इतनी है, फिर यहाँ से कम, यहाँ पे और कम हुई, 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 तो इसका जो एंड में सम बनता है, इसका सम का जो फॉर्मूला होता है, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है इनफिनाइट टर्म का, इसे हम डिनोट करते हैं एस इनफिनाइट से। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। आप यही फॉर्मूला याद रख लीजिए। और इसकी जो रेंज होती है, इसके रेंज के ऊपर बस डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाता कि इनफिनाइट टर्म में जो आर की रेंज होती है, कॉमन रेशियो की जो रेंज होती है, वो रेंज कहां पर होगी। इसको आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत लेंथी पड़ेगा ये, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। इसकी जो डायरेक्ट रेंज होती है -1 से लेके +1 तक रहती है, सही है। इस दोनों के बीच में ही आता है आर हमारा, सही है। आर -1 से बड़ा होता है ना, तो -1 होता है ना 1 होता है, -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है, सही है। अब इसका हम देखो इनफिनाइट टर्म के हमारे इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस में आपको और इसके ऊपर जीपी में आपको उसमें इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, केट में भी या उसमें। अब आपके हमारे सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम इसके जो केट में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, जीपी के ऊपर, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा केट के क्वेश्चन अब हम पीवाईक्यू करते हैं, ये हमारा पीवाईक्यू है। अब ये हमारा केट का पीवाईक्यू है, इसे हम करते हैं। अब ये हमारा केट का पीवाईक्यू है, सही है। ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी इज, इनफिनाइट जीपी क्या है हमारा 12 है, एस इनफिनिटी कितना हमारा 12 है। एंड द फर्स्ट टर्म को हम कैसे किससे लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या है हमारा 8 है। और व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, तो फोर्थ टर्म मतलब मुझसे क्या पूछा गया है, T4 पूछा गया है। तो T4 को कैसे लिखता हमें, T4 को ए आर 4 माइनस 1, n माइनस 1 का 4 माइनस 1 कर दूंगा मैं, सही है। T4 की वैल्यू मुझे ए आर क्यूब, मतलब कि मुझे निकालना क्या है, ए आर क्यूब निकालना। ए की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की, सही है। ए की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या होगा, देखो एस इनफिनिटी का फॉर्मूला होता, एस इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता, ए अपॉन 1 माइनस आर, सही है। ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 12 होता, सही है। ये हमें 12 गिवन है। अब ए की वैल्यू क्या है, 8 गिवन है, तो मैं यहाँ पर एक और रफ करके क्या लिख देता, 8 लिख देता हूँ, सही है। अब इसकी यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हमें, 8 अपॉन 12 ये नीचे आ गया और ये 1 माइनस आर ऊपर पहुंचा दिया मैंने उस जगह पर, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है। अब यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सही है। तो ये क्या बचता हमारा 2/3 इक्वल टू 1 माइनस आर, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम 1 को जो है इधर ले आएंगे, 1 को इधर लाते हैं और r को यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि r निकालना हमें। तो r क्या बचेगा हमारा, माइनस के r, सही है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2/3, तो प्लस का चल रहा, यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, सही है। अब -1 आएगा। अब ये इधर को जाके यहाँ पर इसमें जैसे एलसीएम लेते हैं हम, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं बताता। 2 माइनस यहाँ पर ये ऊपर जाके एलसीएम लेंगे इसका हम, सही है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा अपॉन 3, सही है, इक्वल टू माइनस के आर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -1/3 इक्वल टू माइनस के आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या बचती है हमारी, आर इक्वल टू 1/3, सही है। r की वैल्यू 1/3 और a की वैल्यू 8। तो अब मुझे T4 निकालना है। T4 में यहाँ पे डायरेक्ट अब लगाता, T4 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 8 है, और r की वैल्यू क्या है, 1/3 का होल क्यूब, सही है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8 इंटू 1/3 का क्यूब कितना होता, 27,
सही है। तो इसका आंसर जो होगा 8/27, 27 इसका T4 होगी, मतलब टी जो थर्ड सीरीज होगी, मतलब इसकी जो फोर्थ टर्म होगी इस सीरीज की वो होगी हमारी 8/27। सही है। मुझे ना फर्स्ट टर्म मुझे ये नहीं निकालनी क्या टर्म आएगी क्या वो आएगी, मुझसे फोर्थ टर्म पूछी थी, मैंने ए निकाल दिया, आर निकाल दिया, फोर्थ टर्म मेरी ये निकल गई। सही है, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा K8 का PYQ है। तो देखिए आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा और हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये इसीलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बस आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसके बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सो अब हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सम के ऊपर है। ए मैन रिसीव ए पेंशन स्टार्टिंग विद ₹100 फॉर द फर्स्ट ईयर। मतलब कि एक आदमी जो है पेंशन रिसीव करता है पहले साल में कितने ₹100। सही है। ईच ईयर ही रिसीव 90% ऑफ व्हाट ही रिसीव प्रीवियस ईयर। मतलब कि वो हर साल जो उसने मतलब इस साल ले आए, जैसे इस साल इसने अगर 100 रुपए लिए तो अगले साल जो लेगा मतलब प्रीवियस ईयर, ये इसका पिछला साल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो लेगा वो ये वाला इसका प्रीवियस ईयर होगा, इसका 90% लेगा। इसका 90% कितना होगा ₹90। सही है। अब इसका ₹90 लेगा वो, ये वाला जो बचेगा इसका ₹90 लेगा, इसका ₹90 कितना होगा 81 होगा। सही है। इसका फिर वो इसका ₹90 लेगा जो भी बनेगा मेरा। सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन रिसीव इवन इफ ही लाइव फॉर एवर। मतलब कि ये इन सबको जोड़कर मतलब ये क्या है मेरा एक, ये देखो अब मैं ये क्या बनेगा मेरा, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मेरा कुछ बनेगा। मैं इसे चेक करता हूं ये जीपी में है या एपी में है। ये यहां से देखो इसे पढ़ने के बाद इसे सारा ये सब 90 इसका भी 90 वैल्यू आएगी, 90%। इसका जो 90% बनेगा, इसका जो 90% बनेगा ये बनेगा। अब 90% कितना बनेगा इसका, तो इसका 90% बनेगा 72.9। फिर आगे को इसका भी 90% मतलब ऐसे करते करते कुछ वैल्यू एंड तक होगी। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट, उसने टोटल अमाउंट मैक्सिमम टोटल अमाउंट कितना रिसीव करा था जब तक वो जिया। सही है। तो मतलब इसका इनफिनाइट वैल्यू पूछी है जब तक वो जिया, मुझे पता नहीं है कब तक जिया, इसकी जो इनफिनाइट वैल्यू है। तो मुझसे पूछा क्या है, सम ऑफ इनफिनाइट वैल्यू पूछी है। सही है। सम इनफिनाइट सम पूछा है मुझसे, सबका इनफिनाइट सम पूछा है। अब इसकी इनफिनाइट सम की, अब इसका आर की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो आर की वैल्यू क्या होती, इनफिनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, A/1 - R। सही है। A/1 ये 9 नहीं है, A है, A/9 1 - R। सही है। तो मेरा R की वैल्यू निकालने के लिए R की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता, R की वैल्यू निकालने के लिए T2/T1। तो T2/T1, T2 क्या है 90/100, 10 से 10, तो R क्या है मेरा 9/10। सही है। ये देखो आपको अगर ये जीपी ना लगे तो देखो आप यहाँ पे सपोज की यहाँ पर रख लीजिए ये वाली वैल्यू, जैसे कि T3/T2 रखेंगे हम। T3/T2 क्या है हमारा 81/90। सही है। इसे हम कहाँ से काटेंगे, ये अगर 9 से काटेंगे हम तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 9 जा 90 81 और 9 10 जा 90। सो 9/100। मतलब कि सब में देखो यहाँ पर भी R जो आ रहा है 9/10 आ रहा है, यहाँ पर भी 9/10 आ रहा है। आप इसको और इसको भी डिवाइड करेंगे तो भी 9/10 ही आएगा। सो ये हमें पता चलता है कि ये हमारी जीपी है। सही है। ये हमारी जीपी है और इसका इनफिनाइट सम निकालना है। सो अब हमें देखो अगर हमें बस क्वेश्चन पढ़ना था और इसकी वैल्यू पता करनी थी है क्या चीज, अब ये पढ़ने में इतना टफ लगेगा, वरना इसमें देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, अब हमें डायरेक्ट हमें पता चल गया कि जैसे इनफिनाइट टाइम निकालना है इसका, तो ए क्या है हमारा A100 है और 1 - R क्या है हमारा 9/10। सही है। अब इक्वल टू 100/9/10 को जब इससे काटेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये सॉरी मैं आपको एलसीएम, जैसा हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, नीचे पूरा 10 हो जाएगा, 10 - 9/10। सही है। अब इसे जब इससे काटेंगे तो ये 100 इक्वल टू 100/1/10 हो जाएगा। सही है। ये यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड में से ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 100 × 10 इक्वल टू, तो वो टोटल अमाउंट कितना लेगा 1000 रुपीज। मतलब कि वो आदमी जब तक जिएगा वो कितना टोटल अमाउंट लेगा, वो फॉरएवर जब तक भी जिया उसने टोटल अमाउंट 1000 रुपीज लेगा। सही है। 1000 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा हमारा।
सही है। देखो इसमें अगर कितना कितना पढ़ के कितना टफ लग रहा था ये, खाली अगर हमें पता हो कि बना क्या, ये जीपी बनने का अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो जीपी बन रही है और हमसे सम पूछा है तो खाली 3 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो मैंने इतना लंबा लिखा है, जब आपको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप 2 लाइनों में इसका आंसर लिखेंगे। सीधा आप यहां से शुरुआत करके डायरेक्ट ये लिखेंगे, ना इतनी वैल्यू लिखेंगे जो मैंने इतना लिखा है ना, ये कुछ नहीं लिखने का आप। सही है। तो ये हमारा एक ये सिंपल, देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सही है। तो अब हमारा क्वेश्चन है लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ ए डिक्रीजिंग इनफिनाइट जीपी। सही है। एक डिक्रीजिंग इनफिनाइट जीपी है, उसकी nth टर्म जो है हमारी ए एन है। मतलब कि एक जैसे टर्म क्या होगी, A1 हमारी एक कोई टर्म होगी, A2 कोई टर्म होगी, A3, मतलब कि nth टर्म से हमारी डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब ये जो है हमारी A1 A2 A3 ये जो है हमारी टर्म है। सही है। अब हम इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है वो क्या है हमारा 52 है। और जो जैसे अब ये दूसरा एक पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट और थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है ये क्या है हमारा, इन सबका सम क्या है हमारा 64 है। जैसे कि क्या है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट प्लस सेकंड टर्म प्लस इंटू थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है हमारा 624 है। सही है। अब यहां पर जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था शुरुआत में कि पहले बताया था कि इसमें जब हमारी कोई सी भी 3 टर्म गिवन हो एक कॉन्जिक्यूटिव जीपी में, जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं इनकी कोई एक वैल्यू। अब मैं जैसे यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर जैसे हम T1 या A1 को जो हम सपोज करते थे किससे करते थे A/R से, और A2 को A से और A3 को कैसे करते हैं हम AR से। सही है। अब यहाँ पर हम जैसे देखेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है A/R प्लस A2 की वैल्यू क्या है A प्लस A3 की वैल्यू क्या है AR इक्वल टू 52। अब यहां से हम A कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 52। सही है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। देखो मैंने कुछ नहीं करा, बस जो वैल्यू मैंने रखी है बस वे वैल्यू रख दी है आपस में। अब इस वाले केस में रख दें, ये केट में PYQ आया हुआ क्वेश्चन है। सही है। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे A1 की वैल्यू क्या है हमारी A/R इंटू A2 क्या है हमारा A प्लस A2 क्या है हमारा A और A3 क्या है AR प्लस A3 क्या है हमारा AR इंटू और A1 क्या है A/R इक्वल टू 624। सही है। देखो जैसे मैंने ये सारी वैल्यू रखी है, यहाँ पे इसकी जगह पर मतलब टर्म की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी है। अब इन्हें सबको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या आता है मेरा A² प्लस A² इंटू R प्लस ये R से R कैंसिल हो गया तो यहाँ पर खाली A² बच गया। ये क्या है हमारा 624। अब यहाँ से मैं A² कॉमन ले लेता हूँ, A² कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरा 1/R प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 624। सही है। ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई। मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। देखो आप जैसे सपोज करोगे तो ये वाली टर्म और ये जो बीच की वैल्यू है, ये बीच की वैल्यू दोनों सेम है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से। सही है। तो हम क्या करेंगे A² इक्वल टू 1/R प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 624 अपॉन A1/R प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 52। सही है। अब ये वाली पूरी इस वैल्यू से पूरी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, दो तो सेम है ये। अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या A इक्वल टू 624 अपॉन 52। अब 52 को इससे काटेंगे हम तो ये क्या कटेगा हमारा 26, 2 से काटते हैं हम 26, यहाँ पर आएगा 3 1 2। अब यहाँ पे फिर हम इसे 2 से काटते हैं तो हमारा वो 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमारा 13 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 5 और 6। सही है। अब इसे हम 13 के टेबल से काटते हैं हम, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, बस खाली वैल्यू रखता चला गया और इसके आंसर आ गए। ये हमारे इनफिनाइट जीपी में हो गया। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हमने इनफिनाइट जीपी भी पढ़ लिया है, हमने कॉमन वैल्यू भी पढ़ ली है। ये हमें एक 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आए तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या रखना
पढ़ना चाहिए वो पढ़ लिया है हमने। इनफिनाइट जीपी के जो ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके काफी टफ लेवल के होते हैं। मैं इसलिए अभी शुरुआत में मैंने एक दो ही क्वेश्चन कराए हैं। अभी इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई भी क्वेरी आए उस क्वेश्चंस में तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। सही है। अब हम और इसका जैसे इसके और एक टॉपिक और बचता है। इसका एक टॉपिक जो है वो वैसे इसका नहीं है वो, लेकिन जो ना क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर, तो मैं उसका वो वाला एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं आपको। जैसे उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। मैंने ये एपी में भी नहीं पढ़ाया था आपको। एपी में तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन होता है, सही है, क्या होता, जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स, ज्योमेट्रिक ये हमारी इनइक्वालिटी में काम आता है क्वेश्चंस, लेकिन ये ज्योमेट्रिक और इसका नाम ऐसा है इसीलिए इसमें यूज हो जाता, वरना तो जो ना ये क्वेश्चन जो होता है ये इनइक्वालिटी में यूज होता है। जैसे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज को मीन कहते हैं। सही है। अब जितनी भी वैल्यू है जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a3 प्लस a4, जितनी वैल्यू ऊपर लिखी है हमने नीचे उतने से ही डिवाइड कर लेंगे उसे। सही है। जैसे एवरेज में हम यूज करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब अरिथमेटिक मीन में एक तो वैल्यू हो जाती है, और दूसरा अरिथमेटिक मीन में जैसे हमारी 3 वैल्यू गिवन है, कोई सी 3 वैल्यू जैसे हमें फर्स्ट टर्म T1 और T2 और T3 गिवन है। सही है। तो इसमें क्या होता है हमारा T2 और T3, जो अगर मुझे जैसे T1 और T2 गिवन है, इसमें जो ऑप्शन बनता है T2 की जो वैल्यू निकलती है, T2 जो होता है मेरा T1 प्लस T3 अपॉन 2 होता, ये मेरा अरिथमेटिक मीन होता है। सही है। जैसे इसे हम ज्यादातर एग्जाम में जो आप शो करोगे, इसे हम A B C 3 टर्म हो गई हमारी, कोई से भी एग्जाम मतलब उसमें हमारी एक AP में 3 टर्म हो गई, तो इसमें जो B निकालने का वैल्यू होती है B इक्वल टू क्या होती है हमारी A प्लस C अपॉन 2, या हमारी एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल सकती है कहीं पे नोटबुक में 2B इक्वल टू A प्लस C, ये होती है हमारी एक अरिथमेटिक मीन। अब ऐसे ही आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो वैल्यू निकलती है, जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, तो इसमें जो वैल्यू निकलती है, जैसे इसमें क्या निकालते हैं, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। सही है। इसे क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन। इसे क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक मीन। सही है। किसी भी वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन, 3 वैल्यू का अगर हमें B वैल्यू निकालनी होती है, हमें कोई सी भी जीपी में अगर 3 वैल्यू गिवन हो शुरुआत की, तो हमारी बीच की वैल्यू का टर्म क्या होगा, B स्क्वायर इक्वल टू, जैसे कि अभी हम शुरुआत में क्वेश्चंस भी कर रहे थे, इसमें हम सपोज करके वो लिख लेते हैं, जैसे 2 क्या कर रहे थे हम 2 6 18, अगर हम यही वाली जीपी ले रहे थे ना शुरुआत में, हमने शुरू की 3 वैल्यू का टर्म में, अब इसका जैसे सम कर लेते हैं हम इनकी, जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या उनसे हमारी A B C। अब ये क्या लिखेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पर क्या होगी हमारी B की वैल्यू क्या होता है हमारा, B की वैल्यू 6 का स्क्वायर इक्वल टू, और A की वैल्यू क्या है 2, और C की वैल्यू क्या है 18, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36 इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36। सही है। 36 इंटू 36 हो गया। यही देखो शुरुआत की 3 टर्म की हमें जीपी दिखाई, उसके हमने B स्क्वायर इक्वल टू AC लिख दिया, B स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल आ गया 36 इंटू 36। ऐसे ही हम जीपी में भी आ जाता है हमारा, ये हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता है। वैसे ये जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे आप, तो इनइक्वालिटी में और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हो गया। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन हमने कंप्लीट हो गया है। अब जो भी इसके ऊपर और क्वेश्चंस है या हमारे क्वेश्चंस है, हम आगे को आने वाले पीरियड में कोई क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के वो डाल देंगे। और जितने आपके ये सब ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जीपी के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे पूरे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। यही इन चीजों के ही ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन्हीं चीजों के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। सही है। तो अब ये आज हमने करा क्या है, देखिए जब पहले हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद इसके nth वैल्यू पढ़ी, इसके सम पढ़ा, इनफिनाइट सम पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा, और जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो हमने केट के पीवाईक्यू या जेएमआई एमबीए में पीवाईक्यू आए हुए हैं, वे हमने क्वेश्चंस करे हैं। तो आज के लिए हमारा यहीं भी हम इसे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।